नमस्कार। सबसे पहले ज्ञान विज्ञान के सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। साल 2021 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के हमारे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कोरोना के नए रूप जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए चुने गए 10 प्रयोगशालाओं की। बताएंगे क्या है एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं संघ की सुर्खियां। कोरोना के नए वेरिएंट की जांच के लिए 10 लैब्स का चयन। इन प्रयोगशालाओं में हो रही है विदेश से लौटे कोरोना पॉजिटिव यात्रियों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग। महामारी की चुनौतियों के साथ विज्ञान का वर्ष रहा 2020। कोरोना के चलते लोगों में बढ़ी विज्ञान के प्रति संवेदना। वैज्ञानिक ने भी विकसित किए त्वरित समाधान। मंगल मिशन के लिए धातु कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी विकसित। अंतर्ग्रहीय मिशनों की लागत में कमी लाएगा आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं का नवाचार। और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में करियर की बढ़ती संभावनाएं। बढ़ते स्पेस मिशन और रक्षा प्रौद्योगिकी के अलावा मानव रहित विमानों के विकास से बढ़ रहे हैं अवसर। साल 2020 के अंत तक जहां कई देशों में कोरोना टीकाकरण शुरू होने से उम्मीद बंधी है, वहीं ब्रिटेन में सामने आए कोरोना के नए रूप ने एक बार फिर चिंता में डाल दिया है। ये नया वेरिएंट भारत तक पहुंच चुका है, लेकिन भारत सरकार के संबंधित विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने पॉजिटिव पाए गए यात्रियों के सैंपल्स की जांच के लिए देश की 10 प्रयोगशालाओं को चिन्हित किया है, जो नए वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। एक रिपोर्ट। साल के अंत में जहां कोरोना वैक्सीन आने से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है, वहीं ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए रूप ने फिर सबको सतर्क कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना का ये नया रूप 70 गुना ज्यादा संक्रामक है। हालांकि ये ज्यादा घातक भी है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। सतर्कता बरतते हुए भारत सरकार ने सभी हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी है और यात्रियों की RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी है और पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जा रही है। इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने देश की 10 सक्षम प्रयोगशालाओं का चयन कर जीनोमिक सर्विलांस का अल्पकालिक संगठन तैयार किया है। एक 10 इंस्टीट्यूट्स की एक टीम जैसी बन गई है हमारी। उससे हमारा काम ये है कि जो कोरोना वायरस के तमाम तरह के वेरिएंट्स फैल रहे हैं, हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल टेस्ट करने में पता चलता है कि आदमी को कोरोना है कि नहीं है, सीक्वेंसिंग करने से पता चलेगा कि कौन सा वाला कोरोना है, ये नया वाला जो यूके में निकला है या जो पुराना यहाँ पे है या कोई और तीसरी चीज है। तो इसका पता लगाने के लिए सीक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है। वो टेक्नोलॉजी बहुत सारी लैब्स के पास है। तो 10 लैब को डिजिग्नेट किया गया है, उनके लिए स्टेट्स भी डिजिग्नेट किए गए हैं। NCDC दिल्ली, NIBMG कोलकाता, NIV पुणे, CCMB हैदराबाद, NCCS पुणे और IGIB दिल्ली सहित देश की 10 प्रमुख प्रयोगशालाएं कोरोना के नए स्ट्रेन की जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगी। इस सीक्वेंसिंग के पूरे डेटा का प्रबंधन IGIB और NIBMG संस्थान करेंगे। फिलहाल 9 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2020 तक 14 दिनों के अंदर विदेशों से लौटे उन सभी लोगों के जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, उनके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की संपूर्ण जानकारी हासिल की जा सके। इस तरह के जो जीनोमिक सर्विलेंस अगर हम करेंगे तो हम इस डिजीज को और अच्छी तरह से समझ लेंगे कि ये किस तरह से इसकी डायनेमिक्स हो रही है, कैसे ये फैल रहा है कि अब कम नया कोई वायरेंट बन रहा है और उस रीजन को मान लीजिए कि एक शहर में कोई नई चीज नया निकला और बहुत तेजी से फैल रहा है
एक दिन 100 था, दूसरे दिन 500 हो गया ऐसे, तो भाई उस शहर में रिस्ट्रिक्ट कर दो, वहाँ ट्रैफिक रोक दो, ये सब रोक दो, इसके पहले कि कहीं और फैल जाए। इस तरह से हमको कंट्रोल करना है। जब तक कोई वैक्सीन, दवा या वैसी चीज ना हो तो हमको इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज ये है कि हमें ये पता है कि फैलता कैसे है। दरअसल 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक यूके से करीब 33,000 लोग भारत आए थे। इन सभी लोगों को ट्रैक किया जा रहा है और इन सबका भी टेस्ट करवाकर पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। अब तक 100 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 25 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। पूरी सतर्कता बरतते हुए संक्रमितों के साथ उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और व्यापक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है, ताकि उनकी जांच कर यूके वेरिएंट के प्रसार को रोका जा सके। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जहां साल 2020 में वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ा, वहीं ये पूरा साल विज्ञान प्रमुख भी रहा। पिछले कई दशकों में शायद ये पहला साल था जिसमें दुनिया भर में लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर जागरूक हुए। इसे बड़ी उपलब्धि ही कहा जाएगा कि अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने सीधे तौर पर समाज के लिए त्वरित समाधान विकसित किए। विज्ञान केंद्रित रहे साल 2020 पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। साल 2020 की शुरुआत ही कोरोना महामारी के कठिन दौर के साथ हुई। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत ने भी पहली बार एक लंबे लॉकडाउन का सामना किया। मानो सारी गतिविधियां एक तरह से बंद हो गईं। लेकिन इस मुश्किल वक्त ने उन लोगों को भी विज्ञान की ओर आकर्षित किया जो आमतौर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर अनजान रहते थे। हाथ धोना, स्वच्छता, यहां तक कि छींकने के नियम, शायद ही इससे पहले कभी इन पर इस तरह गौर किया गया हो। लेकिन साल 2020 में इन वैज्ञानिक सुझावों ने लोगों की आदतों को बदल दिया। समाज के आखिरी स्तर तक लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा हुई। आमतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और हाथ धोने का पालन किया गया, जिसने कोरोना के साथ साथ अन्य संक्रामक बीमारियों से बचने का तरीका सिखा दिया। लोगों ने पहली बार डॉक्टर्स के अलावा सीधे तौर पर वैज्ञानिकों को सुना और पढ़ा और विज्ञान के महत्व को समझा। यूं तो विज्ञान और वैज्ञानिक हमेशा ही मानव हित के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन साल 2020 में प्रयोगशाला से पब्लिक का सीधा संबंध बना। वैज्ञानिकों ने लगातार समाज को प्रभावित करने वाले समाधान विकसित किए। अगर मैं 2020 के वर्ष को ये साइंस का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों का वर्ष कहूँ या वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का वर्ष कहूँ या ये कहूँ कि द साइंटिफिक कम्युनिटी रियली रोज टू द ओकेजन इन 2020, साइंस की जो ताकत है, साइंस का जो पोटेंशियल है, साइंस के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का जो भाव पैदा होने की आवश्यकता है, वो सारा कुछ हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने 2020 में होते हुए देखा है। साल 2020 में वैज्ञानिक तथा शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों आदि ने एकजुटता से मौजूदा चुनौती का सामना किया। ड्रोन तकनीक में बदलाव और विकास कर उनका इस्तेमाल निगरानी, जांच और सैनिटाइजेशन के लिए किया गया। बड़े स्तर पर यूवीसी लाइट आधारित डिसइंफेक्शन प्रणालियां बाजार में उपलब्ध कराई गईं। वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए कई आईआईटीज विज्ञान और नवाचार के सहयोग से त्वरित प्रौद्योगिकियां विकसित की गईं। वैज्ञानिकों ने युद्ध स्तर पर कार्य किया। मानव और वाहन और भवनों के सैनिटाइजेशन के लिए नवीन तकनीक विकसित की गईं और देश के अन्य संस्थानों ने नए तरह के स्वदेशी वेंटिलेटर तैयार कर दिए। टेस्टिंग के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के सरल, सटीक और सस्ते टेस्टिंग किट रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराए गए।
संस्थानों ने देश में ही कुशल मास्क और कोरोना वॉरियर्स के लिए सुरक्षा परिधान तैयार कर दिए। DRDO के वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड समय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अस्थायी कोरोना अस्पताल तैयार करने की उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा देश में पहली बार रेडीमेड अस्पताल यूनिट भी तैयार किए गए। इंजीनियर्स की मदद से ऐसे मोबाइल लैब्स तैयार की गईं जो दूरस्थ क्षेत्रों में भी कोरोना टेस्टिंग और सैंपल जांच की सुविधा उपलब्ध करा सकती हैं। इनके साथ ही भारत में पहली बार त्वरित गति से कोरोना वैक्सीन पर काम किया गया, जो साल खत्म होने तक अंतिम चरण में पहुंच गया। कोरोना के खिलाफ वैज्ञानिक समाधानों के साथ साथ सामान्य जनजीवन की गतिविधियों में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ा। स्कूल कॉलेज से लेकर चिकित्सा और रोजमर्रा की व्यावसायिक सेवाओं में डिजिटल और ऑनलाइन सुविधाओं का प्रयोग बढ़ गया। सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखने के लिए कृषि जैसे क्षेत्रों के लिए भी दूरस्थ संवेदन आधारित स्मार्टफोन अनुप्रयोगों के विकास में तेजी आई। ये सभी समाधान पिछले साल की वैज्ञानिक उपलब्धियों में गिने जाएंगे। विज्ञान का समाज हित में सीधा और त्वरित उपयोग शायद ही इससे पहले देखने को मिला हो। इसीलिए साल 2020 को विज्ञान का वर्ष कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय शोधकर्ताओं ने धातु कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी विकसित की है, जो कि देश के गृह मिशन लॉन्च की लागत को कम कर सकती है। खासकर मंगल मिशन को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही ये बैटरी पृथ्वी पर कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेगी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वर्ण जयंती फेलो प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा ने अपनी इस तकनीक का हाल ही में प्रयोगशाला स्तर पर परीक्षण किया। अब तक की जानकारी में यह अपनी तरह का पहला अनुप्रयोग है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। अंतरिक्ष मिशनों में सबसे महत्वपूर्ण होता है भेजे गए वाहनों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी अपने मिशंस के लिए कई तरह के ऊर्जा वाहकों का प्रयोग करता है, जिनमें लिथियम आयन बैटरी भी शामिल है। हालांकि इन बैटरीज से कार्बन उत्सर्जन भी होता है। अब IIT हैदराबाद के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के सहायक प्राध्यापक चंद्रशेखर शर्मा और उनकी टीम ने धातु कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी विकसित की है, जो मौजूदा लिथियम आयन बैटरी से कई गुना ज्यादा ऊर्जा सक्षम है। धातु या लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड आधारित ये बैटरी इसरो के आगामी मंगल मिशन में काफी सहायक हो सकती है। वर्तमान में हम अंतरिक्ष मिशन के लिए लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं, जो कि अपने कम ऊर्जा घनत्व के कारण सुरक्षित है। धातु CO2 बैटरी लिथियम आयन बैटरी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा ऊर्जा घनत्व प्रदान करने के साथ एक ही समय में दो तरह के समाधान दे सकती है। एक, हम मंगल ग्रह पर उसके CO2 वातावरण का उपयोग कर सकते हैं, और दूसरा, पृथ्वी के वायुमंडल पर हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण है। साल 2020 की स्वर्ण जयंती फेलोशिप के लिए चुने गए प्रोफेसर शर्मा ने संस्थान में स्थापित क्रिएटिव एंड एडवांस्ड रिसर्च बेस्ड ऑन नैनो मटेरियल्स यानी कार्बन प्रयोगशाला में धातु कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी का प्रोटोटाइप विकसित किया है। इस तकनीक में छिद्र युक्त कैथोड द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऊर्जा वाहक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। कैथोड वातावरण से CO2 को लेकर उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देगा और बैटरी चार्ज हो जाएगी। अपनी तरह के इस पहले अनुप्रयोग का मंगल ग्रह का कृत्रिम वातावरण तैयार कर परीक्षण किया गया, जो सफल रहा। आपको बता दें, मंगल ग्रह के वातावरण में 95% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ऐसे में ये बैटरी वहां मौजूदा समाधानों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कारगर साबित होगी। In lithium CO2 battery, basically we have the two electrodes. लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी में मूल रूप से दो इलेक्ट्रोड होते हैं।
एक इस तरफ और दूसरा छोर। इनमें एक इलेक्ट्रोड वायुमंडल में खुलता है, दूसरा इलेक्ट्रोड सिरा पूरी तरह से बंद है। उपकरणों का इस्तेमाल करते समय जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो वातावरण से CO2 इसमें जाएगी। विशेष रूप से पृथ्वी या मंगल के वातावरण बैटरी में मौजूद धातु के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है, तो ये धातु कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया करेगा। जब आप अपने उपकरण को चार्ज करेंगे तो ये धातु कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा और CO2 वापस वातावरण में चली जाएगी। धातु CO2 बैटरी कार्य प्रणाली का ये आसान सिद्धांत है। CO2 your atmosphere. This is the simple working principle of metal CO2 battery. IIT शोधकर्ताओं का ये अनुप्रयोग आगामी मंगल मिशन में लैंडर और रोवर की ऊर्जा की जरूरत को दक्षता के साथ पूरा करेगा। साथ ही स्वदेशी बैटरी का प्रयोग करने से मिशन के पेलोड का द्रव्यमान कम होगा और लॉन्च की लागत में कमी आएगी। पृथ्वी पर ऊर्जा उत्पादन और उपयोग से होने वाला कार्बन उत्सर्जन एक बड़ी समस्या है और ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण भी, क्योंकि धातु CO2 बैटरी कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देगी। इस तरह वातावरण में मौजूद ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इन बैटरीज में ऊर्जा के तौर पर स्टोर किया जा सकता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी और ऊर्जा का एक नया विकल्प भी मिलेगा। हमने कैथोड सामग्री के रूप में पोरस कैंडल सूट कार्बन का उपयोग किया है और इसे परखने के लिए हमने सेल को मंगल के कृत्रिम वातावरण में रखा। हमने देखा कि इस लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी का प्रदर्शन शुद्ध CO2 वातावरण के बजाय मंगल ग्रह के वातावरण में ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है CO2 उत्सर्जन के लिए समाधान प्रदान करना। जैसा कि हम जानते हैं कि CO2 उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। इसीलिए CO2 को ऊर्जा वाहक के रूप में उपयोग करके हम CO2 उत्सर्जन को कम करना चाहते हैं। हाल ही में ये अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका मटेरियल्स लेटर्स में भी प्रकाशित किया गया है और शोधकर्ता दल ने इसका पेटेंट दायर कर दिया है। ये पहली ऐसी स्वदेशी तकनीक होगी जिसका इस्तेमाल इसरो न सिर्फ आने वाले मंगल मिशन में कर सकता है, बल्कि इसके द्वारा भारत के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में भी सहायता मिल सकती है। विज्ञान के एक क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही रोचक और उभरता हुआ सेक्टर है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। DRDO, इसरो सहित वैमानिकी से जुड़े अन्य देश और विदेश के संस्थानों में इन इंजीनियर्स की ज़रूरत है और इसके अलावा जिस तरह आज मानव रहित विमानों की उपयोगिता बढ़ रही है, UAV में नवीन विकास हो रहे हैं, इस क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। एरोस्पेस में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एरोस्पेस का नाम आते ही जहन में मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम या अंतरिक्ष परी कल्पना चावला जैसे वैज्ञानिकों का चेहरा सामने आ जाता है, जिन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उपलब्धियां हासिल कर विश्व में अपनी पहचान बना दी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर उड़ने वाले वाहनों का अध्ययन किया जाता है। इनमें अंतरिक्षयान, रॉकेट, उपग्रह और मिसाइल आदि शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के इंजन और संरचना विकास के साथ कॉस्मिक किरणों, रेडिएशन और चुंबकीय तरंग जैसे वायुमंडल के बाहर पड़ने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पाठ्यक्षेत्र काफी व्यापक हो जाता है। यहाँ रेसिंग कार से लेकर हाई स्पीड ट्रेन और हर तरह के वायुयान की प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान से 12वीं पास विद्यार्थी इंजीनियरिंग प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। देश के लगभग सभी IITs और अन्य इंजीनियरिंग शैक्षणिक संस्थानों में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें से एक है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, जो देश के शुरुआती एरोस्पेस इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संस्थानों में शामिल है।
हमारे यहाँ स्नातक कोर्स होते हैं जिसमें जेई के द्वारा प्रवेश लिया जा सकता है। ये 4 साल का एक अभिनव पाठ्यक्रम है। हम 6 महीने की इंटर्नशिप भी करवाते हैं। इस दौरान छात्रों को डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, वायुसेना सहित सभी संबंधित संस्थाओं में काम करने का मौका मिलता है। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालयों में जाते हैं और फिर वो वापस आकर अपने देश की सेवा करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह सेवा करना चाहते हैं तो 12वीं के बाद एरोस्पेस में आ सकते हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का एक और उभरता क्षेत्र है मानव रहित विमान यानी ड्रोन। ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है। इनकी बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए प्रतिदिन नवीन आविष्कार किए जा रहे हैं। ड्रोन के क्षेत्र में भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बड़े अवसर हैं। इस पाठ्यक्रम में ड्रोन तकनीक, एरोडायनामिक्स, डिजाइन, एरो मॉडलिंग आदि का अध्ययन कराया जाता है। इन पाठ्यक्रमों के प्रमुख संस्थानों में से एक है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। आईआईटी कानपुर इस देश का शायद पहला संस्थान है जिसने सबसे पहले एरो मॉडलिंग में एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया, जो ड्रोन तकनीक की एक अनिवार्य कड़ी है। हमने 2005 में ये पाठ्यक्रम शुरू किया। स्नातक के छात्रों के लिए अनिवार्य लैब कोर्स, ताकि छात्र खुद अपने ड्रोन बना सकें और अपनी उड़ान भर सकें। भारत में एरोस्पेस सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है, इसलिए दिन प्रतिदिन स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है। ये स्टार्टअप विशाल कंपनियों के लिए विनिर्माण, परामर्श और रखरखाव से संबंधित हैं। इस क्षेत्र में अवसरों के तौर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एयर इंडिया, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी आदि संस्थान एरोस्पेस इंजीनियर्स की भर्ती करते हैं। इनके अलावा निजी संस्थानों से लेकर विदेशों में भी इस क्षेत्र में काफी अवसर उपलब्ध हैं। और अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया की कुछ और ताज़ा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। कोरोना टीके के इंतजार के बीच देश में निमोनिया की पहली मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित निमोसिल नाम की इस वैक्सीन का हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुभारंभ किया। ये दुनिया की सबसे किफायती निमोनिया वैक्सीन होगी, जो इस बीमारी के करीब 10 वेरिएंट्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक निमोनिया कोविड-19 के गंभीर लक्षणों में से एक है। ऐसे में उनकी वैक्सीन बच्चों में निमोनिया को रोकने में अहम भूमिका अदा करेगी और बच्चों को गंभीर कोरोना लक्षणों से बचा सकती है। इस वैक्सीन विकास को स्वास्थ्य सेवा के लिए एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक फेस डिटेक्टर तकनीक विकसित की है, जिसके द्वारा अब शातिर से शातिर अपराधी के चेहरे का तापमान देखकर उनके जुर्म की पड़ताल की जा सकेगी। इसके लिए शोधकर्ताओं ने मानवीय व्यवहार जैसे शर्म, पश्चाताप, अपराध बोध पर शोध किया। विभिन्न छात्र दलों पर किए गए शोध से पता चला कि अगर जीवन की पूर्व घटनाओं को चित्रण द्वारा व्यक्ति के सामने लाया जाता है तो उत्पन्न भावनाओं के अनुरूप चेहरे का तापमान बदलता है, जिसका पता हाई रेजोल्यूशन थर्मल कैमरे से लगाया जा सकता है। शोध के मुताबिक शर्म आने पर ज्यादातर बाईं ओर के गाल अधिक गर्म हुए, जबकि अपराध बोध के मामलों में दाईं ओर के गाल, होंठ के आसपास का हिस्सा और माथा अधिक गर्म हुआ। ये शोध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फ्रंटियर इन साइकोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। लेह में देश के सबसे ऊंचे मौसम केंद्र की शुरुआत हो गई है। 29 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मौसम केंद्र का उद्घाटन किया। लगभग 3500 मीटर ऊंचाई पर स्थापित ये अति उन्नत मौसम केंद्र लद्दाख क्षेत्र में पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करेगा। इसके द्वारा बादल फटना, बाढ़,
हिमस्खलन, लेक बस्ट जैसी प्राकृतिक घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सकेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग आने वाले 3 दिन, 12 दिन और 1 महीने की अवधि के लिए मौसम के पूर्वानुमान की सेवाएं प्रतिदिन प्रदान करेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और राजमार्गों पर पूर्वानुमान, पर्वतारोहण के लिए पूर्वानुमान, ट्रैकिंग, कृषि संबंधित महत्वपूर्ण सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। कोरोना महामारी और हाल ही में ब्रिटेन में फैले कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर नई यात्री ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की गई है। जोविस यात्री ट्रैकिंग प्रणाली के नाम पर लगाई गई ये एक तरह की कतार प्रबंधन प्रणाली है, जिससे लोगों की आवाजाही का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। प्रतीक्षा समय कम होगा और एक दूसरे से दूरी सुनिश्चित होगी। छत पर लगे सेंसर्स के जरिए यात्रियों की गणना होगी और उनको ट्रैक किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर स्क्रीन लगाकर प्रणाली के जरिए चेक इन, सुरक्षा जांच आदि पर लगने वाले समय की सीधी जानकारी उपलब्ध होगी। ज्ञान विज्ञान के आज के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।